अब बिहार के बजट की हम बात करने वाले हैं। चीज़ों को ध्यान से यहाँ पे हमें समझना है। सबसे पहले बिहार बजट 2022-23 की हम बात कर रहे हैं, जिसकी आप लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की है और बहुत दिनों से आपकी मांग भी थी कि बिहार बजट से संबंधित चर्चा आपके लिए लाई जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पे ज़्यादा अतिरिक्त चीज़ें नहीं है, जो हैं आपके लिए काम की चीज़ें हैं। जिस तरह से प्रारंभिक परीक्षा का ट्रेंड है, जिस तरह से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखकर ये चीज़ें आपको उपलब्ध कराई गई हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब बिहार बजट की बात हो रही है, तो आप जानते होंगे बिहार विधानमंडल में 28 फरवरी वर्ष 2022 को राज्य का आम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद ने पेश किया। तारा किशोर प्रसाद ने बिहार का बजट पेश किया। आपसे पूछा जा सकता है, आपको परेशान नहीं होना है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो तारा किशोर प्रसाद ने बिहार का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रयुक्त प्रस्तुत यह बजट मुख्य रूप से 6 सूत्रों, अभी जो 6 सूत्र हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि बिहार राज्य का जो बजट था उसमें 6 सूत्र कौन से थे जिसको आधार बनाकर वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया। तो ये जो 6 सूत्र हैं ये आपको रटे होने चाहिए। पहला कौन सा है? स्वास्थ्य। दूसरा कौन सा है? शिक्षा। तीसरा है उद्योग में निवेश, और चौथा है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। पांचवा है आधारभूत संरचना, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आते हैं, तथा विभिन्न वर्गों के कल्याण पर आधारित जो अन्य योजनाएं हैं उसके लिए बात की जा रही है। तो इसमें भी यदि हम 6 सूत्रों में देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उद्योग हो गया, कृषि हो गया, ये 4 कहीं ना कहीं कोर हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कृषि। और इसके बाद आ जाता है आधारभूत संरचना तथा विभिन्न वर्गों के कल्याण पर आधारित जो योजनाएं होती हैं उनकी बात की जा रही है। तो ये जो 6 सूत्र हैं इस बजट के, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको रटे होने चाहिए, विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी इसको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें कुछ चीजें आपको दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बजट अनुमान कितना है, कुल व्यय कितना है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। जैसे सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि वर्ष 2022-23 के लिए, वर्ष 2022-23 के लिए ध्यान से देखना है, कुछ कीवर्ड होते हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिया गया है। जैसे कुल बजट की यहाँ पे, कुल व्यय की यहाँ पे बात की जा रही है, और जो कुल व्यय है उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 2,37,691.19 करोड़ है, जिसमें इस कुल बजट में स्कीम व्यय और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कुल व्यय आपको याद रखना है। कुल व्यय कितना है? 2,37,691.19 करोड़ रुपए ये कुल व्यय है, और इस कुल व्यय में स्कीम व्यय और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय दोनों शामिल हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा प्रतिबद्ध व्यय, अब प्रतिबद्ध व्यय में क्या क्या आता है ये आपके लिए मुख्य परीक्षा की चीजें हो गई, क्योंकि हमें प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं तो हमें प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से देखना है कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कुछ आपका छूटे ना। ठीक है, मुख्य परीक्षा की जब बात आएगी तो वहां पे हम डिटेल से चीजों की चर्चा करेंगे। तो ये संक्षिप्त विवरण है, इसके बारे में यहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है कुल प्राप्तियों की। कुल प्राप्तियों में जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कुल प्राप्तियों की जब चर्चा होती है तो यहाँ पे देखने को मिलता है राजस्व प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, और जब राजस्व प्लस पूंजीगत प्राप्तियों की यदि बात करते हो तो ये आता है 2,37,891.51 करोड़ रुपए, जिसमें जब हम राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो ये आता है 1,96,704.51 करोड़ रुपए। ठीक है, और दूसरे की यदि हम बात करें
यहाँ पे आगे चल के जब हम बात करेंगे राजस्व घाटा, क्योंकि राजस्व घाटा जो है ये कई बार पूछा जाता है, और राजस्व घाटा किसी भी बजट की जब बात करते हैं, चाहे आप केंद्रीय बजट की बात करें चाहे राज्यों के बजट की बात करें, राजस्व घाटा जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिएगा कि राजस्व प्लस पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं वो 2,37,891 करोड़ रुपए हैं। बाकी यहाँ पे अन्य डिटेल दी हुई है, उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा यदि हम देखें तो दिया है 25,885.10 करोड़। राजकोषीय घाटा जो है 25,885.10 करोड़ है, ये आपको रटा होना चाहिए। राजकोषीय घाटा एकदम आपको रटा होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जब राजकोषीय घाटा आपने देख लिया कि राजकोषीय घाटा 25,000, लगभग याद रखिएगा 25,885.10 करोड़ रुपए। यदि हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो उसका राजकोषीय घाटा उसका 3.4% है। ये भी याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा जो है वो बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.4% है। ये आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा बजट के बारे में कि 6 पिलर इनके थे, ठीक है, कि कहां कहां इनको अपनी स्कीम में, किस स्कीम में सबसे ज्यादा पैसा देना है, किस प्रकार से व्यय करना है। ठीक है, जो 6 अभी पिलर आपने देखा था, जिनमें आपने देखा शिक्षा, आपने देखा स्वास्थ्य, आपने देखा उद्योग, आपने देखा कृषि, आपने देखा और संस्थागत आधारभूत संरचना देखा, ग्रामीण प्लस शहरी, और साथ ही साथ विभिन्न वर्गों की योजनाओं की बात की है। तो 6 जो पिलर थे उन्हीं को आधार बनाकर अब व्यय भी किया जा रहा है। अब इसमें यदि हम देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा व्यय 2022-23 के लिए है, उसमें यदि हम देखेंगे तो शिक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस है। ठीक है, शिक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस है, और शिक्षा पर जो व्यय बताया गया है वो 22,198 करोड़ रुपए का व्यय शिक्षा पर करने की बात की गई है। मतलब लगभग 22.20% जो व्यय है बजट का वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो पहला पता होना चाहिए। दूसरा, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 15,193.19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और यह भी यदि हम देखें तो लगभग 15.19% हो रहा है। संपूर्ण आप कह सकते हो जो व्यय है उसका लगभग 15%। तो बिहार राज्य के लिए यदि हम बात करें वर्ष 2022-23 में कि सबसे ज्यादा व्यय कहां पर किया जा रहा है, तो वो पहला है शिक्षा और दूसरा है ग्रामीण विकास। ये आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग पे यदि हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग पर आप देख रहे होंगे 7,035 करोड़ रुपए, और ये लगभग 7.04% है। तो क्योंकि अक्सर क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो कम से कम आपको शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना व्यय किया गया है अमाउंट भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ प्रतिशत भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, अमाउंट ना पूछकर प्रतिशत पूछ लिया जाता है, कई बार क्या होता है प्रतिशत ना पूछकर अमाउंट पूछ लिया जाता है। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। तो पहला कि शिक्षा विभाग पे यदि हम देखें तो 22.20%, ग्रामीण विकास विभाग पर देखें तो 15.19%। ये आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। इसमें अब इसमें टोटल 10 पिलर थे, और ये 10 का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, किस प्रकार से 100% हो रहा है और कितना खर्च हो रहा है, टोटल व्यय की जो बात की जा रही है। ठीक है, टोटल 1 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पे बात हो रही है। 1 लाख करोड़ का जो आवंटन किया गया है उसको किस प्रकार से व्यय किया जाएगा उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो व्यय था वो आपने देखा कि प्रमुख विभागवार वार्षिक स्कीम जो उद्व्यय है उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग पर है, ये आपने देख लिया। दूसरा आपने देखा कि शिक्षा विभाग के बाद दूसरा जो नंबर आता है वो ग्रामीण विकास विभाग का नंबर आता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ से आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि वर्ष 2022-23 के लिए बिहार में 2,37,691.19 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो यहाँ पे ये अमाउंट तो आपको पता होना चाहिए
कि बिहार का कुल बजट कितना है, 2,37,691.19 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है वर्ष 2022-23 के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं गत वर्ष 2021-22 में बजट का जो आकार था वो था 2,18,302.70 करोड़ रुपए, और यदि इसमें देखा जाए कितने बढ़ोतरी की गई है तो इसमें लगभग जो बढ़ोतरी हुई है वो 19,388.49 करोड़ रुपए की हुई है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार का जो मौजूदा बजट पेश किया गया, आगामी वर्ष के लिए जो बजट पेश किया गया, वित्तीय वर्ष जो हमारा चल रहा है इसके लिए जो बजट पेश किया गया, इसका कितना, पहले वाला जो बजट था, पूर्व में जो बजट पेश किया गया था उससे कितनी बढ़ोतरी इसमें की गई है, तो 19,388.49 करोड़, याद रखना है। दूसरी बात, यदि हम बात करें प्रतिशत वृद्धि की तो 9.1% की वृद्धि की गई है, ठीक है। तो पिछले वर्ष की तुलना में बिहार का जो बजट है वो 9.1% बढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विकास दर यदि हम बात करें तो बताया गया है बजट में कि विकास दर बिहार में 9.7% रहेगी, यह भी आपको पता होना चाहिए। राजकोषीय घाटा बताया गया है 3.47% जो है रहेगा, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि बजट के अनुसार यदि विकास दर की बात करें तो इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में 9.7% रहने का अनुमान है। वहीं दूसरी बात, राजकोषीय घाटे की जब बात करते हैं तो यह 3.47% रहने का अनुमान है, यह आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि आपने प्रारंभ में ही देखा था कि इसके 6 सूत्र थे, बिहार के बजट के 6 सूत्र थे, तो ये जो 6 सूत्र थे इनके बारे में आपको देखना है कि बिहार बजट 2022-23 के जो 6 सूत्र हैं इनमें यदि हम देखें तो किस प्रकार से आवंटन किया गया है उसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे बिहार बजट 2022-23 के 6 सूत्र कौन कौन थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि संबद्ध, आधारभूत संरचना और कल्याण की जो योजनाएं होती हैं। अब इनमें भी यदि हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आवंटन हुआ है वो आप देखोगे कि शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। कितना, शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, अभी पहले भी बताया आपको कि सबसे ज़्यादा आवंटन शिक्षा पर ही हुआ है, और शिक्षा पर जो खर्च किया जाएगा वो 39,191.87 करोड़ रुपए, मतलब बजट का आप कह सकते हो लगभग 16.50% हिस्सा, 16.05% हिस्सा, याद रखना है, बजट का 16.05% हिस्सा जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये 16.05% भी आपको याद रखना है, और 39,191.87 करोड़ भी आपको याद रखना है कि कुल प्रावधान इतने का किया गया है, ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है आधारभूत संरचना। जैसे कि वहां भी अभी मैंने आपको बताया कि आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी पर, जहां पर 29,749.64 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। तो याद रखिएगा, शिक्षा पर और आधारभूत संरचना पर सबसे ज़्यादा खर्च इस बार बिहार के बजट में किया जाएगा, ठीक है। बाकी अन्य चीज़ें उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि याद रखना चाहते हैं तो आप इस PDF से याद रख लीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पहला महत्वपूर्ण है कि शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है, इसको आपको निश्चित तौर पर याद रखने की ज़रूरत है। देखो, अब इसमें यदि हम देखें आगे तो इसमें आप देख रहे होंगे कल्याण पर, छठवां जो आपको देखने को मिल रहा है कल्याण पर। तो कल्याण पे यदि आप देखोगे कि मानव के कल्याण पर, बिहार के लोगों के कल्याण पर, उनके पुनरुत्थान पर कितना खर्च किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि लगभग 12,375.07 करोड़, कितना, 12,375.07 करोड़ रुपया जो है ये कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि ये खर्च कहाँ पे किया जा रहा है, ये खर्च किया जा रहा है कल्याण पर, ठीक है। अब आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 16,139, ये आपने देख लिया, ये तो आपने पढ़ ही लिया। आधारभूत संरचना पे भी आपने पढ़ लिया, समाज कल्याण पे कितना खर्च हो रहा है वो भी आपने पढ़ लिया
क्योंकि यहाँ पे डेटा सारा दिया हुआ है, जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है वही वहाँ पे पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है। तो ये चीज़ें आपने देख ली है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि 2022-23 में 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि बजट में 2022-23 के बजट में कितने लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त लोन के लिए आवंटित किए गए हैं। तो याद रखना है 1 लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त लोन के लिए आवंटित किए गए हैं। 88 लाख घरों में नल जल का प्रबंध किया जाएगा। इस बजट में बताया गया है बिहार के 88 लाख हाउस होल्ड में नल जल का जो प्रबंध है वो किया जाएगा। एथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। रट जाइएगा, बजट में बात हुई है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए, एथेनॉल उत्पादन के माध्यम से किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बात की जा रही है और उसके लिए कुल 151 फैक्ट्रियां बिहार में लगाई जाएंगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। 7 निश्चय बिहार सरकार के आपको याद ही होंगे, में युवा शक्ति पर ध्यान दिया गया है और 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है। इनमें हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा और पटना और नालंदा को पहले फेज में मिलेगा स्किल सेंटर। यहाँ पे बताया गया है कि जो 7 निश्चय हैं बिहार सरकार के, जिस पे बिहार सरकार काम कर रही है, उन 7 निश्चयों में युवा शक्ति पर इस बजट में ज़्यादा ध्यान दिया गया है और इसके लिए कुल बिहार के अंतर्गत 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जो ITI आपके होते हैं उनका चयन किया गया है और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाने की बात की गई है। इस बजट में बोला गया है कि हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर बनेगा जिससे युवाओं को स्किल प्रदान कर उनको रोजगार उन्मुख बनाया जा सके। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि सबसे पहले पटना और नालंदा को मिलेगा। मतलब ये जो मेगा स्किल सेंटर बनेगा प्रत्येक जिले में, ये सबसे पहले किसको मिलने जा रहा है? पटना और नालंदा को ये सबसे पहले मिलने जा रहा है। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो 2 चीज यहाँ पे आपको जो डिजिट याद रखनी है कि कुल एथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है जिसके माध्यम से युवाओं को स्किल प्रदान किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर बनेगा और सबसे पहले कहां पर बनेगा? तो पटना और नालंदा में बनेगा। ठीक है। इसके बाद आगे बात आती है निश्चय योजना की। निश्चय योजना की बात इस बजट में की गई है। ठीक है। अब निश्चय योजना के बारे में हम देख लेते हैं। निश्चय योजना के लिए 5000 करोड़ रुपया, निश्चय योजना के लिए कितना दिया गया है? 5000 करोड़ रुपया दिया गया है। याद रखिएगा, बिहार राज्य सरकार ने निश्चय योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसी में बात है कोविड कार्य योजना के लिए 700 करोड़, युवा कौशल कार्यक्रम के लिए 225 करोड़, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए 1,23,757 करोड़, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए 1,23,757 करोड़ रुपए, हर घर नल का जल के लिए 1.10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान, स्वच्छ गांव समृद्धि गांव के तहत 847 करोड़ रुपए का प्रावधान, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का भी निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ योजनाओं का जिक्र बजट में किया गया है। ठीक है, कुछ योजनाओं का जिक्र बजट में किया गया है। अभी आगे इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे। तो यदि आपने अभी तक योजनाएं नहीं पढ़ी हैं तो कम से कम जिन योजनाओं की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, जो कह सकते हो आपकी बजट का प्रमुख आकर्षण केंद्र रहे हैं, जिसके लिए बजट में आवंटन हुआ है, उनको आपको रट जाना है। उनके बारे में सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। मान लीजिए इनमें से मैं किसी योजना के बारे में जिक्र करना भूल जाता हूं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्वयं से उसका अध्ययन अच्छे से करें। जैसे निश्चय योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए,
कोविड कार्य योजना के लिए 700 करोड़ रुपए, युवा कौशल कार्यक्रम के लिए 225 करोड़ रुपए, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 1,23,757 करोड़ रुपए, हर घर जल के लिए 1.10 हजार करोड़ रुपए, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 200 करोड़ रुपए, ये आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ कृषि में सुधार के लिए भी यहाँ पे पैसा आवंटित किया गया है। कृषि में सुधार के लिए 7,712.30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगला आता है औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, तो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 1,64,374 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब बात आती है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। ठीक है, यदि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं एक एक लाइन। 25 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में पेश किया। तो एक प्रश्न यहाँ से यह भी बन सकता है कि वर्ष 2021-22 में बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया उसका क्रम कौन सा था, तो उसका क्रम था 16वां, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में 2020-21 में 2.5% की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्तीय वर्ष में 2.5% की वृद्धि हुई है और कोविड महामारी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव के बावजूद वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत दर से बेहतर है। पिछले 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में 4.8%, तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम वृद्धि दर बनी हुई है। याद रखिएगा, पिछले 5 वर्षों की बात यहाँ पे कर ली गई है। पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि दर, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि दर, तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम वृद्धि दर बनी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के कुल खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% बढ़कर 1,65,696 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जिसमें 26.203 करोड़ पूंजीगत व्यय और 1,39,493 करोड़ राजस्व व्यय शामिल हैं। उतने महत्वपूर्ण नहीं है। इसको देखिए, ये महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2.3% की दर से वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, पिछले 5 वर्षों में कृषि और उनसे संगत उद्योगों में, उनसे संगत क्षेत्रों में 2.3% की वृद्धि दर बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अब देखें, यहाँ पे कुछ चीजें और बताई गई हैं आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। पशुधन और मत्स्य पालन की वृद्धि दर क्रमशः 10% और 7% रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद 618.63 हजार करोड़ रुपए था। ये आपको रटा होना चाहिए ये अमाउंट। ठीक है, आगे वर्ष 2011-12 के दौरान स्थिर मूल्य पर 419.88 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो तुलना करने को ऐसे आया गया नहीं, तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप देखेंगे अगली पंक्ति, इसमें इस पंक्ति में कुछ विशेष नहीं है, इसमें बात हो रही है वित्त वर्ष 2020-21 में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति जो आप कह सकते हो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो 34,313 रुपया प्रति व्यक्ति, जो आप कह सकते हो आय जो है वो 34,313 रुपया था। ठीक है, जो कि वर्ष 2019-20 में 33,979 रुपये प्रति व्यक्ति था। वर्तमान
कीमतों पर यदि हम बात करें तो राज्य में प्रति व्यक्ति GSDP जो है वो 50,555 रुपये था, जो 2019-20 में 49,272 रुपये था। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है कि किस प्रकार से वर्तमान कीमतों पर और स्थिर मूल्य पर यदि हम बात करें जो है, तो जो प्रति व्यक्ति इनकम है वो कितनी है उसकी भी यहाँ पे बात की गई है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2020-21 में 2011-12 की तुलना में यदि हम देखें तो 35.8% था। ये भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको आपको याद रखना है कि वर्तमान कीमतों पर बिहार में 50,555 रुपये। ठीक है, और यदि हम बात करें वर्तमान कीमतों के अलावा तो ये जो था आपका 34,313 रुपये, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलें, स्थिर मूल्य और वर्तमान कीमतों दोनों पर जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखो, यदि आपसे पूछ लिया जाए, इसमें कुछ पंक्तियां हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के कुल व्यय में 13.4% की वृद्धि हुई है। कितना? 13.4% की। कब? वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के कुल व्यय में 13.4% की वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.95, याद रखिएगा, कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 17.95 से बताया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार में कितने जिले बाढ़ प्रभावित थे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वित्त वर्ष 2020-21 की जब हम बात करते हैं तो बिहार में कुल 19 जिले थे जो बाढ़ प्रभावित थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जो 19 जिले हैं बाढ़ प्रभावित वाले, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है? राज्य सरकार 13 जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार राज्य सरकार कितने जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है? 13 जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है। बिहार में दीर्घकालिक औसत वर्षा कितनी है? 1012 मिलीमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगला और महत्वपूर्ण है किसानों के संबंध में। बिहार में किसान उत्पादन संगठन FPO बनाने के लिए राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? 90% की सब्सिडी दे रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिहार में FPO बनाने के लिए बिहार राज्य सरकार 90% सब्सिडी दे रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा बिहान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहान मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, तो बिहान मोबाइल ऐप का संबंध आप कह सकते हो कृषि विभाग से है, किसानों से है, और इसके माध्यम से डिजिटल किसान सेवाएं किसानों को प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, अगला यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र जो है वो 74.48% था। तो याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुसार बिहार का जो कुल सिंचित क्षेत्र था, तो ये जो कुल फसल क्षेत्र था उसका लगभग 74.48% था। यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बताया गया है कि वित्त वर्ष 2021 में बिहार में मछली उत्पादन कितना था? 6.83 लाख टन। याद रखिएगा, अभी खाद्यान्न उत्पादन आपको बताया गया था लाख टन में। ठीक है, और अब उसके बाद मछली उत्पादन भी आपको बताया जा रहा है लाख टन में। याद रखिएगा, तो बिहार में 2021 में बिहार में मछली उत्पादन 6.83 लाख टन था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का कुल दुग्ध उत्पादन कितना था? 115 लाख टन था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो खाद्यान्न उत्पादन कितना था, मछली उत्पादन कितना था, दुग्ध उत्पादन कितना था, ये तीनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, तीनों की जो यूनिट है वो लाख टन में बताई जा रही है। ठीक है, अगला,
बिहार में एथेनॉल उद्योग में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया है। और अभी आपको बताया मैंने, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि एथेनॉल के लिए जो है राज्य सरकार ने कितने फैक्ट्रियां स्थापित करने की बात की है। ठीक है, आगे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र की श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण ने पिछले वर्ष की तुलना में 10 गुना वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, आगे वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। ये आपको पता होना चाहिए, 400 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित किए गए हैं, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन क्षमता जो है 6422, याद रखिएगा 6422 मेगावाट है। ये क्या है? बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन क्षमता। ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 6422 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता बिहार में अब वर्ष 2020-21 में रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो थी वो 350 किलोवाट, ठीक है, 350 किलोवाट पर आवर थी। ये आपको पता होना चाहिए, 350। तो ये भी आपको डिजिट 350 याद रखना है कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत थी वो 350 किलोवाट थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला, वर्तमान में बिहार में शहरीकरण 15.3% है। हमेशा शहरीकरण की बात आती है, और जब ग्रामीण क्षेत्रों में अब धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, आप कह सकते हो पेयजल का संकट उभर कर सामने आएगा। पेयजल के संकट के साथ साथ जब आप देखोगे कि बारिश होगी, बारिश के महीनों में आप देखोगे कि बाढ़ आएगी, तो शहरीकरण की बात की जाती है कि हमने कंक्रीट आवरण जो है बिछा दिया है, हमने वनों को समाप्त कर दिया है। वनों की जो सघनता पहले शहरों में होती थी वो आज देखने को नहीं मिल रही है। वन विनाश के चलते जो है आज के समय में जो कंक्रीट नुमा इमारतें आपको देखने को मिलती हैं, जो पूरा कंक्रीट का जाल आपको देखने को मिलता है शहरों में, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा दे रहा है। उस स्थान विशेष के तापमान में वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ जो वर्षा का रेशियो था वह भी आप कह सकते हो पहले जैसा नहीं रहा है। तो वर्तमान में बिहार में शहरीकरण 15.3% है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट देखते हैं। ये है बिहार का आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, अब बिहार के आर्थिक परिदृश्य में बताया गया है कि 2020-21 में 2.5% राजकोषीय घाटा, ये आर्थिक विकास दर जो थी ये 2.5% थी, जबकि भारत की विकास दर जो थी वो -7.5% थी। तो याद रखना है, ठीक है, कि जो बिहार की विकास दर थी वो 2.5% थी, जबकि संपूर्ण भारत की जो है वो निगेटिव में चली गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें 2021-22 में बताया जा रहा है कि बिहार की विकास दर 9.8% रहेगी। तो प्रश्न सीधा बन सकता है कि बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार की आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक विकास दर 2021-22 में कितनी अनुमानित की गई है? तो आपको बताना है 9.8%। यदि आपसे पूछ लिया जाए 2022-23 में, तो 22-23 की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 9.7% अनुमानित। तो दोनों आपको याद रखना है। अब बात आता है राजकोषीय घाटा का। राजकोषीय घाटा जो 2020-21 में बताया गया 4.8% बताया गया। जो 2021-22 की बात हो रही है ये हो रहा है 2.97%, और जो 2022-23 की बात हो रही है यहाँ पे 3.47%। तो यह भी आपको याद रखना है कि आर्थिक विकास दर 3 वर्षों की यहाँ पे बात हो रही है, और राजकोषीय घाटा भी 3 वर्षों की बात हो रही है। तीनों रटे होने चाहिए। फिर से बता दे रहा हूँ, आर्थिक विकास दर 2020-21 में बिहार की 2.5, 2021-22 में 9.8% अनुमानित, 2022-23 में 9.7% अनुमानित। वहीं राजकोषीय घाटा की बात करें तो 2020-21 में 4.8%, 2021-22 में 2.97%, 2022-23 में 3.47%। यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए
अब यहाँ पे कुछ अन्य जानकारियाँ दी गई हैं, वैसे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्ति में हिस्सा, ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्ति में बिहार का हिस्सा बताया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा स्वयं से, PDF में उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो राजस्व संग्रह की संरचना क्या होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना है, केंद्रीय अनुदान कितना मिलता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो बिहार बजट की चीज़ें हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बिहार बजट के बारे में इसमें थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो जिससे चीज़ें और स्पष्ट दिखें। चलो अब यहाँ पे हम एक एक चीज़ देखते हैं जो बिहार बजट से संबंधित है। बाकी जो चीज़ें छोड़ा है मैंने वो आप स्वयं से देख सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है अभी के संदर्भ में, ठीक है। बिहार बजट 2022-23 की प्रमुख प्राचीन कलाएं आर्थिक विकास एवं गति देने के साथ साथ लोक कल्याण है। बिहार बजट का जो प्रमुख उद्देश्य बताया जा रहा है उसकी बात यहाँ पे बोली जा रही है। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत व्यय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 74.54% बढ़ाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके उद्देश्य प्राप्ति के लिए 45,735 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूरे बजट का 67.37% जो है ये विकासात्मक व्यय के रूप में प्रावधान इसमें किया गया। तो याद रखिएगा पूरे बजट का 67.37% विकासात्मक व्यय के रूप में रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्य की स्कीम व्यय 1 लाख करोड़ रुपए की है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें अभी हमने देखा था 1 लाख करोड़ में हमने सबसे पहले देखा था ना कि सबसे ज़्यादा शिक्षा पे खर्च हो रहा है, सबसे ज़्यादा शिक्षा पे खर्च हो रहा है। उसके बाद आप कह सकते हो अवसंरचना पर खर्च हो रहा है, शहरी और ग्रामीण। फिर हमने देखा था संपूर्ण बजट के संदर्भ में हमने देखा था। तो दोनों चीज़ें हमने देखी थी, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो 2022-23 के लिए राजस्व व्यय जो है वो 1,91,957 करोड़ रुपए बताया गया है और पूंजीगत व्यय जो है वो 45,435 करोड़ रुपए बताया गया है। ऋण प्राप्ति की रूपरेखा है, किस प्रकार से ऋण प्राप्त होते हैं उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अब आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 वित्तीय वर्ष 2022-23 की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अभी सबसे पहले जब हमने आर्थिक समीक्षा देखी थी उसके पहले भी हमने देखा था कि बिहार के जो 7 निश्चय हैं उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ये जो 7 निश्चय थे उसमें भी आपने देखा था कि सबसे ज़्यादा युवाओं पर फोकस था, युवाओं के कौशल प्रदान करने पर फोकस था, जिसको लेकर आपने देखा था कि 89 ITI संस्थानों को चिन्हित किया गया था जिनमें उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात की गई थी और सबसे पहले नालंदा और पटना में बनाए जाने की बात की गई थी, ठीक है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति 7 निश्चय के तहत बिहार के युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत कुल 1,153 करोड़ रुपए का उपबंध विभिन्न योजनाओं में किया गया है। दूसरा याद रखना है कुल युवाओं के लिए कितना हो गया 1,153 करोड़ रुपए। अगला सशक्त महिला, सक्षम महिला, उच्चतर शिक्षा एवं उद्यमिता हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस निश्चय के तहत राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 900 करोड़ रुपए का उपबंध इस निश्चय के अंतर्गत किया गया है। तो सबसे ज़्यादा युवा शक्ति पे फोकस है। 7 निश्चय में भी सबसे ज़्यादा आवंटन युवा शक्ति पे किया गया है 1,153 करोड़ रुपए। और उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा आवंटन है वो महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की उच्चतर शिक्षा और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। कितना 900 करोड़ रुपए। तो ये दोनों भी आपको याद रखने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है,
तीसरा पॉइंट है हर खेत तक सिंचाई का पानी। राज्य सरकार हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में कुल 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा 1153 करोड़ रुपए युवाओं पर कौशल प्रदान करने के लिए, युवाओं के लिए 900 करोड़ रुपए महिलाओं को उच्चतर शिक्षा के लिए, बालिकाओं को उच्चतर शिक्षा के लिए, साथ ही साथ बालिकाओं में उद्यमिता का विकास करने के लिए। और तीसरा 600 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए गए हैं? 600 करोड़ रुपए किए जाएंगे कहाँ पर? किसानों के खेतों में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए, खेत तक पानी पहुंचाने के लिए। अगला चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। राज्य सरकार गांव को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 847 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो ये जो अमाउंट है ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अमाउंट आपको पता होना चाहिए और किस योजना के अंतर्गत, 7 निश्चय के अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, उसके लिए 847। तो कहीं ना कहीं ये तीसरा सबसे ज्यादा अभी तक का है, क्योंकि पहला हुआ 1153, दूसरा हुआ महिलाओं पे जब बात आई 900 करोड़, तीसरा किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए 600 करोड़ और अब चौथा आया गांव को समृद्ध बनाने के लिए 847 करोड़। इसके बाद स्वच्छ शहर विकसित शहर। स्वच्छ शहर विकसित शहर, राज्य सरकार शहरों को विकसित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 550 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। जहां गांवों को विकसित करने के लिए 847 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, वहीं शहरों को भी विकसित करने के लिए, क्योंकि शहरीकरण अभी बिहार में बहुत कम है, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा हैं, इसलिए शहरों में जो आवंटन किया गया वो कम है और 550 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अगला है सुलभ संपर्कता। राज्य सरकार संपूर्ण राज्य में आवागमन को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए 450 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राज्य सरकार जो है आवागमन को बेहतर बनाने के लिए जो अमाउंट है वो है 450 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं तो अगला है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। राज्य सरकार गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता एवं बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत जो ढांचा है उसको बेहतर करने के लिए 500 करोड़ रुपए 7 निश्चय के अंतर्गत दे रही है। तो ये आपने देख लिया कि किस प्रकार से यहाँ पे इसकी बात हुई और ये स्कीम वाइज कि किस प्रकार से किस स्कीम में राज्य सरकार पैसा खर्च करेगी 2022-23 में, उसके लिए बात की गई है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 15,683 करोड़ रुपए, सबके लिए आवास विशेष रूप से ग्रामीण आवास की बात हो रही है 8,689 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 5,014 करोड़ रुपए, प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 3100 करोड़ रुपए, NRHM सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 3071। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से किस योजना के अंतर्गत कितना खर्च किया जा रहा है। टोटल 40 योजनाएं हैं और इन 40 योजनाओं के अंतर्गत पैसे खर्च किए जाएंगे। अब बात आ रही है बिहार वन रिपोर्ट की। वन स्थिति रिपोर्ट आई है और वन स्थिति रिपोर्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि बिहार बजट और बिहार आर्थिक समीक्षा से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते थे उनसे जुड़े हुए फैक्ट आपको बता दिए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है कुल बजट कितना है, साथ ही साथ कुछ प्रमुख योजनाएं बताई गई हैं और उन कुछ प्रमुख योजनाओं में कितना अमाउंट खर्च किया जा रहा है उस पर फोकस होना चाहिए। बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ पे खर्च किया जा रहा है उस पर फोकस होना चाहिए। बिहार राज्य सरकार का 7 निश्चय जो है उस पर फोकस होना चाहिए और उसके बाद आपको एकदम टेंशन फ्री बिहार के बजट और आर्थिक समीक्षा से हो जाना है। रही बात योजनाओं की चर्चा भी आगे हो रही है। ठीक है, अब वन स्थिति रिपोर्ट की हम चर्चा करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं तो बताया गया है वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहला फैक्ट, वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा
1987 से लगातार यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। मतलब पहली रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी वो वर्ष 1987 में प्रस्तुत की गई थी। 2021 का वन रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट है। यह भी आपको पता हो गया कि इस बार जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो इस क्रम की 17वीं रिपोर्ट है। ये आपको पता होनी चाहिए। आगे बताया गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। वन सर्वेक्षण के लिए IRS प्रणाली का उपयोग वर्तमान समय में किया जाता है। तो ये तो बात हो गई वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में कि कौन जारी करता है, कब से जारी हो रही है, कौन सी संस्था है, संस्था द्वारा किस क्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो आप कह सकते हो जरूरी होते हैं। ठीक है, अगली बात, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बहुत घना वन यहाँ पे कितना है बिहार में? बिहार में जो बहुत घना वन है वो है 333.42 वर्ग किलोमीटर। ये अमाउंट रटे होने चाहिए। सबसे ज़्यादा घना वन जो है वो है 333.42 वर्ग किलोमीटर। मध्यम घना वन जो बिहार में देखने को मिल रहा है वो है 3,285.83 वर्ग किलोमीटर। अगला जो है खुला वन यहाँ पे है 3,761.54 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण वन क्षेत्र जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 7,380.79 वर्ग किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है बिहार में जो कुल वन क्षेत्र है वो है 7,380.79 7,380.79 वर्ग किलोमीटर बिहार में कुल वन हैं। और इन कुल वनों में यदि हम बात करें सघन वन की, जो बहुत घने वन हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 333.42 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, ये 3 कैटेगरी है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको यदि सारा ना याद रहे तो कम से कम बिहार में कुल कितना वन है ये अवश्य याद रखना है, 7,380.79 वर्ग किलोमीटर। और अति सघन वन कितने हैं? 333.42। ठीक है, ये आपको अवश्य याद रखना है। ठीक है, यदि खुला वन और संपूर्ण वन नहीं भी याद है तो भी समस्या नहीं है। अगला है कि वन प्रतिशत कितना है बिहार में? तो बिहार में जो कुल वन प्रतिशत है वो है 7.84%। याद रखना है बिहार में जो कुल वन प्रतिशत है वो 7.84% है। ये आपको पता होना चाहिए। तो कुल प्रतिशत भी याद रखना है, कितना कुल प्रतिशत है, साथ ही साथ कुल कितना यदि वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो अभी आप जवाब दे सको। झाड़ी क्षेत्र की बात करें तो बिहार में जो झाड़ी क्षेत्र है वो 235.89 वर्ग किलोमीटर के एरिया में विस्तारित है। 2 साल में कितना वन बढ़ा है? तो 2 साल में 74.80 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बिहार में वनों का जो है वो बढ़ा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 74.80 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 2 वर्षों में बढ़ा है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है बिहार का वो है कैमूर, जिसका वन क्षेत्र है 1051.56 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना है बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो है कैमूर, जहां पे वन क्षेत्रफल 1051.56 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कैमूर है। यहाँ कुल भूभाग का 31.56% क्षेत्रफल पर वन है। तो याद रखना है दोनों संदर्भ में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, आप बताओगे कैमूर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है उसके कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो आप बताओगे 31.56% भाग पर वन है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर वन है तो 1051.56। ये तीनों आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जिलेवार जो महत्वपूर्ण है चीज़ें वनों के संदर्भ में उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। जैसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले बिहार में, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिलों की बात करते हैं तो सबसे पहला कैमूर, दूसरा पश्चिमी चंपारण,
तीसरा रोहतास। याद रखना है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है कैमूर, दूसरे स्थान पे पश्चिम चंपारण, तीसरे पे रोहतास। फिर बात आती है न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है शेखपुरा, जहाँ पे 1.19 वर्ग किलोमीटर के पर वन है, और दूसरा है अरवल, तीसरा है जहानाबाद। तो कम से कम ये 3 आपको ज़्यादा वाले और 3 कम वाले याद आने चाहिए। यदि 3 नहीं याद कर सकते हो तो कम से कम एक अवश्य याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वन है कैमूर में, सबसे कम वन है शेखपुरा में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा आता है प्रतिशत की दृष्टि से, वन प्रतिशत की दृष्टि से। तो अब आगे जो हम देख रहे हैं ये है वन प्रतिशत की दृष्टि से। जैसे सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? कैमूर, जमुई, नेवादा। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कैमूर में है और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल भी कैमूर में है, तो याद आना चाहिए। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 जिले, इसमें भी शेखपुरा था और उसमें भी शेखपुरा था, तो परेशान नहीं होना है। चाहे वन प्रतिशत पूछ ले, चाहे आपसे वन क्षेत्रफल पूछ ले, दोनों के संदर्भ में आपका जवाब एक ही होगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल या वन प्रतिशत तो कैमूर, न्यूनतम वन क्षेत्र या वन प्रतिशत तो शेखपुरा को आप टिक करोगे। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन वृद्धि वाले 3 जिले, मतलब पिछले 2 वर्षों में जहां पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है बांका में, और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है? कैमूर में। जहाँ ज़्यादा है भैया वहीं तो कमी होगी ना, तो सबसे ज़्यादा हुई है कैमूर में और सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है बांका में, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बात आती है वृक्षावरण की। वृक्षावरण की बात करें यदि हम, तो आपको देखने को मिलता है कि कुल क्षेत्रफल जो है वो है 2.341 वर्ग किलोमीटर। 2019 की तुलना में जो वृद्धि है वो 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। बिहार में वृक्षावरण का जो प्रतिशत है वो 2.48%, यदि आपको याद रखना है। ठीक है, कुल 2.48% बिहार में कुल वृक्षावरण का प्रतिशत है। यदि बिहार से वनावरण और वृक्षावरण दोनों को जोड़ लें तो कुल मिलाकर 10.32% हिस्सा आता है। याद रखिएगा, क्योंकि वनावरण की यदि हम बात करते हैं तो 7.84% पर है, और वृक्षावरण पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाते हैं तो 10.32 आ जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ध्यान दीजिएगा, कुछ फैक्ट और हैं। अति घने वन उन वनों को कहते हैं जहां वनावरण क्या होता है? 70% से अधिक होता है। अति घने वन उन वनों को कहते हैं जहां वनावरण 70% से अधिक होता है। और सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है? सर्वाधिक अति सघन वन कहाँ पे है यदि हम बात कर लें? ठीक है, वनावरण तो पश्चिमी चंपारण आपको याद रखना है। मध्यम घने वन सर्वाधिक कहाँ पे हैं? तो उन वनों को कहते हैं जहां वनावरण 40% से 70 के बीच में है, और मध्यम घने वन भी सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, खुले वन में यदि हम बात करें तो खुले वन जो है उन वनों को कहते हैं जहां वनावरण 10% से 40% के बीच है, और खुले वन सबसे ज़्यादा हैं कैमूर में। ठीक है, तो याद रखना है हमें ये तीनों चीज़ें कि अति सघन वन, मध्यम सघन वन सबसे ज़्यादा हैं पश्चिमी चंपारण में, और खुले वन की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक हैं कैमूर में। झाड़ी क्षेत्र उनको कहते हैं जहां वृक्षावरण 10% से कम होता है, यह भी आपको जानकारी रखनी है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और देख लेनी है, वही चीज़ें यहाँ पे थोड़े से अच्छे से दी हुई हैं। जैसे बिहार में सघन वन 333 वर्ग किलोमीटर, मध्यम रूप से जो घने वन है 3286 वर्ग किलोमीटर, खुले वन जो है 3762 वर्ग किलोमीटर, झाड़ी क्षेत्र यहाँ पे है 235.89 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पिछले 2 सालों में वन क्षेत्र 74.80 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। फिर बात आती है टाइगर रिजर्व की। एकमात्र टाइगर रिजर्व है यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है। याद रखना है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 796.12 वर्ग किलोमीटर के एरिया में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल जो 988.80 वर्ग किलोमीटर है उसका 85% है। कहने का मतलब है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो कुल वन क्षेत्रफल है
वो 85.71% है, इसको याद रख लीजिए, या दूसरे शब्दों में 796.12 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रख लीजिए। बिहार में पर्णपाती या पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन बिहार में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, सदाबहार वन बिहार में नहीं पाया जाता है। उत्तर बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है तथा दक्षिण बिहार में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है कि कौन से प्रकार का वन बिहार में नहीं मिलता है, सदाबहार प्रकार का वन बिहार में नहीं मिलता है। अब बात आ गई है योजनाओं की। अब हम योजनाओं की चर्चा करेंगे, एक एक करके हम योजनाओं के बारे में, बिहार से संबंधित योजनाओं के बारे में देखेंगे। चलिए अब एक एक करके योजनाओं की बात हम करेंगे। बिहार राज्य से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर हमें करनी है, और जो योजनाएं यहाँ पे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से आपको उन पर ध्यान देने की आवश्यकता। सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, पहली योजना यहाँ पे लिख रही है उड़ान योजना, उड़ान अभियान, ठीक है। उड़ान अभियान क्या है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं बिहार राज्य सरकार की विशेष रूप से जो भी योजनाएं अभी हम कवर करने जा रहे हैं, ये सभी की सभी योजनाएं जो हैं ये बिहार राज्य से संबंधित हैं और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जिक्र आपकी जो बजट आया उसमें भी हुआ है, इनका जिक्र कहीं ना कहीं बिहार में किन्हीं ना किन्हीं कारणों से होता रहता है, ठीक है। तो उड़ान अभियान क्या है, इस अभियान के तहत किशोरियों को बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, पोषण, किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं तथा रोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या होता है उड़ान अभियान में, उड़ान अभियान का एक प्रकार से जो संबंध है वो महिलाओं से है, और ये जो महिलाओं से इनका संबंध है, चले अब उड़ान अभियान हमने देखा कि इसका संबंध विशेष रूप से बालिकाओं से है, किशोरियों से है, और इसमें विशेष रूप से क्या है, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, पोषण, किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इसमें बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति, किस प्रकार से उनके अधिकार क्या क्या हैं, किस प्रकार से बाल विवाह से उन्हें बचना है, किस प्रकार से दहेज उत्पीड़न यदि होता है तो किस प्रकार से उनको आगे बढ़ना है, उन सब के बारे में बताया गया है, उन सब के बारे में जागरूक करने का प्रयास है। इस अभियान को महिला एवं बाल विकास निगम ने राज्य के 42 जिलों में लॉन्च किया है। तो वर्तमान समय में उड़ान अभियान जो है ये राज्य के 42 जिलों में चलाया जा रहा है, 42 जिलों में संचालित किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उड़ान जो अभियान है ये वर्तमान समय में बिहार के 22 जिलों में संचालित किया जा रहा है। अगली जो योजना है वो है हर घर नल का जल योजना। अब ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस योजना की जो चर्चा है वो बजट में भी की गई है। इसमें क्या है, इस योजना की शुरुआत बिहार राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य बिहार में सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन के माध्यम से साफ पानी पहुंचाना है। मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक हाउस होल्ड, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक घर को, प्रत्येक आवास को कवर करना है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है और नल से जल उपलब्ध कराना है, ये आपको पता होना चाहिए। लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने एक बैठक में जानकारी दी कि हर घर नल का जल निश्चय योजना में 98% काम पूरा कर लिया गया है। मतलब कि आप कह सकते हो लगभग 100% काम पूरा हो गया है। अब जमीनी सच्चाई क्या है, जमीनी वास्तविकता क्या है, ये बिहार के लोगों को ही पता है कि क्या नल से जल जो योजना है उसका आप कह सकते हो जिस प्रकार से बताया गया 98% कार्य पूरा कर लिया गया है, क्या यह सच्चाई है या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से समझना है तो 98% काम इसका पूरा हो गया है। अगला है दीदी की रसोई योजना। अब दीदी की रसोई योजना क्या है, दीदी की रसोई योजना इसमें है, यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक उप योजना है। इसके तहत बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीज, उनके परिजन और समस्त स्टाफ को न्यूनतम दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो दीदी की रसोई योजना क्या है, दीदी की रसोई योजना का संबंध है मुख्य रूप से बिहार के स्वास्थ्य सेवकों के लिए, बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए, साथ ही साथ मरीजों के लिए और मरीजों के साथ उनके परिजनों के लिए है, जिसमें उन्हें न्यूनतम दर पर भोजन अस्पताल में उपलब्ध कराया जाएगा।
वर्तमान में राज्य के 35 जिलों के सदर अस्पताल में दीदी रसोई का संचालन किया जा रहा है। तो जिले के 35 जिले के जो जिला अस्पताल होते हैं, जो सदर अस्पताल होते हैं, वहां पर वर्तमान समय में इसका संचालन किया जा रहा है। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने दिनों में संचालन किया जा रहा है, ये पूछा जाएगा कि दीदी की रसोई योजना के लाभार्थी कौन है या किस वर्ग को इससे लाभ पहुंच रहा है। अगला है कुशल युवा कार्यक्रम। अब आइए देख लेते हैं कुशल युवा कार्यक्रम क्या है। कुशल युवा कार्यक्रम, यह कार्यक्रम सरकार के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत हिंदी व अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी सुनने समझने, लिखने पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा कुशल युवा कार्यक्रम क्या है। कुशल युवा कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंग्रेजी की समझ विकसित की जा रही है बिहार के युवाओं में, कि अंग्रेजी पढ़ सकें, अंग्रेजी समझ सकें, अंग्रेजी बोल सकें, साथ ही साथ अंग्रेजी के अतिरिक्त इसमें हिंदी और कंप्यूटर का भी जो है ज्ञान दिया जा रहा है। मतलब एक तो सबसे पहले युवाओं के लिए कि शुद्ध हिंदी बोल सकें, शुद्ध अंग्रेजी बोल सकें और इन दोनों भाषाओं को समझ भी सकें, और इसके अतिरिक्त कंप्यूटर का भी मूलभूत ज्ञान उनको हो, बुनियादी ज्ञान उनको हो। इस योजना के तहत ये 3 चीजें की जा रही हैं। योजना का नाम है कुशल युवा कार्यक्रम। इसमें बेगूसराय का स्थान पहला तथा लखीसराय का स्थान दूसरा रहा है। मतलब इस योजना में जो काम किया है वो 2 जिले प्रमुख रहे हैं, बेगूसराय और लखीसराय, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना। जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना। इसमें क्या है, इस योजना के तहत हर प्रखंड में, जिसको आप ब्लॉक भी बोलते हैं, राशन की दुकान चला रही जीविका कार्यकर्ता को कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त सामग्री प्रदान की जाएगी। ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान में क्या है, मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान में समाज सुधार अभियान का प्रारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ किया गया। देखो, एक प्रश्न यहाँ से यह भी बन सकता है कि मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो मोतिहारी से किया गया। दूसरा, मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान का शुभारंभ किसने किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ठीक है, जो 15 जनवरी 2022 तक चला। यह उनकी 13वीं यात्रा थी। इससे पहले 12 यात्रा वो कर चुके हैं। मतलब मोतिहारी की इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 यात्रा कर चुके हैं। कुल मिलाकर ये उनकी 13वीं यात्रा थी। इसके द्वारा नशा मुक्ति, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो विशेष रूप से समाज सुधार अभियान जो है ये आप कह सकते हो सभी वर्गों के लिए है। सभी वर्गों को इसमें जागरूक किया जा रहा है। किस संदर्भ में, नशा मुक्ति के संदर्भ में, बाल विवाह के संदर्भ में, कन्या भ्रूण हत्या के संदर्भ में, दहेज प्रथा उन्मूलन के संदर्भ में। ठीक है, आगे यदि हम बढ़ते हैं तो पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी में कमी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 23 वर्षों में घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ी, दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न व हत्या जैसे अपराधों में कमी दर्ज की गई है, ये बताया जा रहा है। अब सच्चाई क्या है ये आप बता सकते हैं, बिहार के लोग ही बता सकते हैं। अगला है गंगा जल उद्देह योजना, महत्वपूर्ण है। गंगा जल उद्देह योजना, इसमें क्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल उद्देह योजना के तहत सभी लोगों को शीघ्र शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। इस योजना के अंतर्गत राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि गंगा जल उद्देह योजना है क्या। तो गंगा जल उद्देह योजना विशेष रूप से ये शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक योजना है। क्या इसमें सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा बिहार के? नहीं, इसमें कुछ सिलेक्टेड जिले हैं जैसे राजगीर, गया, बोध गया और नवादा। तो मुख्य रूप से यह जो योजना है ये इन 4 जिलों को समाहित करती है अपने आप में। राजगीर, गया, बोध गया और नवादा, ये आपको 4 जिले रटे होने चाहिए। ठीक है, अगला है गर्ल्स फर्स्ट योजना।
ये क्या है? गर्ल्स फर्स्ट योजना। बिहार के 33 जिलों के 165 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को गर्ल्स फर्स्ट योजना के तहत चयनित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य की बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बेहतर और मजबूत करना है। तो गर्ल्स फर्स्ट योजना विशेष रूप से बालिकाओं के लिए है, किशोरियों के लिए है, उनको स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण उनका किया जाएगा। ठीक है। अब अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सचिवालय पटना से रबी महाअभियान का शुभारंभ। रबी और खरीफ फसलों की बात होती है, आप जानते हो, तो उसी के बारे में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आता है जल जीवन हरियाली योजना। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। जल जीवन हरियाली योजना, इसमें क्या चीजें बताई जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। जल जीवन हरियाली योजना में बताया जा रहा है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के जिलों की रैंकिंग की गई है और जल जीवन हरियाली योजना में जो टॉप 5 जिले हैं वो निम्न हैं। पहला, गया को प्रथम स्थान। तो याद रखना है, जल जीवन हरियाली योजना में गया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जल जीवन हरियाली योजना में गया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जहानाबाद को दूसरा स्थान, औरंगाबाद को तीसरा स्थान, नालंदा को चौथा और बक्सर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कम से कम 3 आपको याद होने चाहिए, गया, जहानाबाद और औरंगाबाद, ये 3 क्रम याद आना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि जल जीवन हरियाली योजना है क्या, तो जल जीवन हरियाली योजना के तहत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है। क्या है? जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है। राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट 2021 में बिहार को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट 2021 में बिहार को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, यह आपको पता होना चाहिए। इस श्रेणी में भारत के 8 राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम है। आप जान रहे होंगे कि जैसे जैसे भारत में आप कह सकते हो शहरीकरण बढ़ रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक स्रोत हैं उन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और आप कह सकते हो जो भूमिगत जल है उस पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है और जिसके चलते बहुत सारे राज्य आज के समय में भारत जैसे देश में आप कह सकते हो भारत के लगभग आधे राज्य ऐसे हैं जहां पर आने वाले समय में जल संकट होने के संकेत मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि अभी हम सचेत नहीं होंगे, अभी हम इनसे सबक नहीं ले सकते हैं, सबक नहीं लेते हैं, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याओं का जो है हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना क्या है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार का निवासी होना चाहिए। एक परिवार की 2 लड़कियों को ही सिर्फ इसके योग्य माना जाएगा। 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं तो नहीं, 2 लड़कियां हैं। अगर 3 लड़कियां हैं मान लीजिए किसी परिवार में, तो तीसरी को इसका लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 को मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। लड़की के माता पिता सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत ना हो। प्रोत्साहन राशि इंटर पास करने पर 25,000 रुपये, स्नातक पास करने पर 50,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि जब ये इंटर वाली जो राशि है तब मिलेगी जब बच्ची अविवाहित है। ठीक है। लेकिन स्नातक वाली जो राशि है उसके लिए अविवाहित विवाहित की कोई शर्त नहीं है। किशोरी सशक्तिकरण योजना, ये क्या है? 1,000 करोड़ रुपए की लागत से महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित की गई है, जो ब्लॉक और पंचायत स्तर पर काम करेगी। इसमें बच्चियों के लिए जैसे स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि चलाया जाएगा। इसी तरह अगला है बाल हृदय योजना में संशोधन। ठीक है। बाल हृदय योजना में क्या संशोधन है? पहले क्या था? इलाज हेतु बच्चे के साथ जाने वाले तीमारदार को मिलने वाली परिवहन भत्ता को 5,000 मिलता था, जो उसको अब बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ 2 अभिभावकों को भी अब जाने की अनुमति है। इस योजना का आरंभ 7 निश्चय 2 के तहत किया गया है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को सरकार की ओर से मुफ्त इलाज का प्रावधान है। तो विशेष रूप से बिहार के ऐसे बच्चे जिनके हृदय में छेद है
उनके लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, यह योजना शुरू की गई है। और इसमें परिवहन भत्ता पहले 5,000 रुपये मिलता था, अब उसको 10,000 कर दिया गया है। और 6 वर्ष से यदि कम उम्र का बच्चा है तो अब उस बच्चे के साथ 2 अभिभावकों को जाने की अनुमति होगी, ठीक है। और इसमें मुफ्त इलाज राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। अब देखो बहुत सारे लोग होंगे बोल रहे हैं सर इतनी फास्ट पढ़ा रहे हैं कैसे, नोट करना ही नहीं है ना, आपको सिर्फ यहाँ पे सुनना है, समझना है, बाकी PDF आपको मिल जाएगी तो वहाँ से चीज़ों को आप देख सकते हो। लेकिन तब तक के लिए यदि किसी योजना में कुछ महत्वपूर्ण लगता है तो उस योजना का नाम कम से कम नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसमें क्या है, बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए यह योजना है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस योजना के तहत नया उद्यम लगाने के लिए कुल 10 लाख रुपए तक की मदद का प्रावधान है। 10 लाख में नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान और शेष बिना ब्याज का कर्ज होगा। 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में ऋण की अदायगी की जाएगी। तो एक प्रकार से यदि देखें कि कोई अपना नया उद्यम शुरू करना चाहता है, नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि इसमें ब्याज बहुत न्यूनतम रखा गया और किस्तें भी कितनी, 84 किस्तें रखी गई हैं, ठीक है। अगला बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना क्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, जिनमें एक की मृत्यु कोरोना से हुई है। कहने का मतलब है कि बहुत सारी राज्य सरकारों ने इस प्रकार की मुहिम छेड़ी है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना में खो दिया है उनके लिए कुछ बेहतर किया जाए, और उसी दिशा में एक कदम है। और बिहार राज्य सरकार ने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है या माता पिता में से किसी एक की कोरोना के कारण मृत्यु हुई हो लेकिन वो बच्चे अनाथ हों, तो उनको 18 वर्ष पूरा होने तक 1,500 रुपये प्रतिमाह राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे बच्चियां जिनके अभिभावक नहीं हैं उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन भी कराया जाएगा। योजना का भुगतान प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत किया जाएगा, ठीक है। अगला है सघन पौधरोपण अभियान, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये है स्वामित्व योजना, ये आपको पता होना चाहिए। स्वामित्व योजना क्या है, केंद्र सरकार की जो स्वामित्व योजना है उसी की बात हो रही है। बिहार में 24 अप्रैल 2021 को ये लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे का मैपिंग करना। विशेष रूप से स्वामित्व योजना क्या है, जैसे आप भूमि का खसरा और खेतौनी बोला जाता है, जब आप निकलवाते होंगे भूमि का नक्शा निकलवाते होंगे, उसी नक्शे को अब स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जाएगी और इससे एक्यूरेट जो आपका मैप है, नक्शा है, खसरा खतौनी, वो निकल सकेगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से एक सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना है। ग्रामीणों द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभों का फायदा उठाने के लिए संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में ये उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करता है। अब बात आ जाती है अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए योजनाओं की। तो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनकी भी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे अब इसमें आप देखोगे राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी, ये क्या है, राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की अधिकारिता रिपोर्ट के अनुसार राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी लागू होने के बाद से 28 अक्टूबर 2021 तक 2327 यूनिट लगाए जा चुके हैं। स्थापित होने वाली यूनिटों में सर्वाधिक निवेश 38% तथा सर्वाधिक कारखाने 150 केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगे हैं। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा निवेश किस प्रकार के उद्योगों में, कारखानों में हुआ है, तो आपको बताना है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे 5वां बिहार इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। ज्ञान भवन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पटना में इसका आयोजन 5वीं बार किया गया। और ये जो आयोजन था, 5वां जो ये आयोजन था,
इसमें यदि हम देखें तो इस मेले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको बताना है बिहार की राजधानी पटना में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक आवंटित किए गए, इसके बारे में मैंने बताया आपको, लेकिन फिर से एक बार याद रख लीजिएगा। बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक कौन से आवंटित किए गए हैं? केंद्र सरकार द्वारा औरंगाबाद, सासाराम और गया, औरंगाबाद, सासाराम और गया जिला में 4 मिनरल ब्लॉक आवंटित किया गया है। क्या क्या? औरंगाबाद एवं गया में क्या है? पोटास, रट जाइएगा, महत्वपूर्ण है। औरंगाबाद एवं गया में पोटास, सासाराम में निकेल का भंडार जो है पाया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। तो याद रखिएगा, औरंगाबाद और गया में पोटास, सासाराम में निकेल, ये आपको पता होना चाहिए। औरंगाबाद, गया में पोटास, सासाराम में निकेल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला इसमें महत्वपूर्ण देखते हैं। तो बिहार में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आइए देख लेते हैं बिहार में किस कदर बेरोजगारी है, उसके बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है बिहार में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, जो एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। बिहार में शहरी बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी से ज़्यादा है। याद रखिएगा, बिहार में शहरी बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी से ज़्यादा है, पूछा जा सकता है। ग्रामीण बेरोजगारी 9% है, तो वहीं शहरी बेरोजगारी 16.9% है। याद रखिएगा, बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी जो है कितना है? सिर्फ 9% है, और शहरी बेरोजगारी कितना है? 16.9% है। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सूबे में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा निर्देशालय के गठन के संबंध में सूचना जारी की है। तो सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि बिहार में जो ग्रामीण बेरोजगारी है वो कम है अपेक्षाकृत किससे? शहरी बेरोजगारी से। बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी सिर्फ 9% है, जबकि शहरी बेरोजगारी 16.9% है। ठीक है, इसके बाद बात आती है मक्का उत्पादन की। बिहार में मक्का उत्पादन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मक्का उत्पादन के संदर्भ में भी कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, उनको देख लेते हैं। जैसे मक्का उत्पादन में बिहार का रिकॉर्ड स्थान। बिहार ने 7 जिलों में 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहार ने 7 जिलों में 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पूर्व में यह रिकॉर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। तो निश्चित रूप से अब ये जो मक्के की फसल होती है ना, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। अब मक्का के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए, किस प्रकार की वर्षा चाहिए, किस प्रकार की मृदा चाहिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे इसमें क्या है कि विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन यूएसए करता है, इसके बाद चीन और ब्राज़ील का स्थान आता है। तो ये मक्के के स्थान पे पहला स्थान यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादक जो राज्य है वो है कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक, और दूसरे स्थान पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। तो भारत में मक्का उत्पादक राज्यों में पहले स्थान पे है कर्नाटक, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश। लेकिन बिहार के 7 जिलों ने जो है वो मक्का की प्रति एकड़ जो फसल उत्पादित की है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। 50 क्विंटल प्रति एकड़, 50 क्विंटल प्रति एकड़, और ये रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि इतना उत्पादन प्रति एकड़ में यूएसए में इससे पहले हुआ करता था, लेकिन वो भी इससे कम था। अब विधि और न्याय से संबंधित क्या अपडेट है बिहार में, उसको एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, आप जानते हो बिहार में शराबबंदी लागू है, तो शराबबंदी को लेकर यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बता दें कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सारी चीज़ें आप जानते हैं शराबबंदी के बारे में। जो महत्वपूर्ण है उसकी बात हम करेंगे। बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, ये महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021। बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 क्या है? इस विधेयक के पास होने के उपरांत बिहार देश का 6ठा राज्य बन गया जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार
का स्थान खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने में कौन सा है? तो भारत का 6वां राज्य है जहां पे खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। बिहार से पूर्व गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान में ऐसे खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। इस विधेयक के जरिए बनने वाले खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय राजगीर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार में जो खेल विश्वविद्यालय बनेगा उसका मुख्यालय क्या होगा? राजगीर होगा। इसके अतिरिक्त राजगीर में पहले से बन रही स्पोर्ट अकादमी भी इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ जाएगी। तो याद रखिएगा, बिहार में जो खेल विश्वविद्यालय बन रहा है उसका सेंटर, उसका आप कह सकते हो मुख्यालय क्या होगा? राजगीर उसका मुख्यालय होगा। ठीक है, अगला है बिहार के कैबिनेट के प्रमुख प्रस्ताव। अब बिहार कैबिनेट के जो प्रमुख प्रस्ताव है उसको एक एक करके हम देख लेते हैं। जो प्रमुख प्रस्ताव है, ठीक है, क्या प्रमुख प्रस्ताव है? यहाँ बताया गया कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं से प्रखंड स्तर पर बीडीओ और जिला स्तर पर डीडीसी, ईओ को अधिकार मुक्त किया गया है। इनकी जगह प्रशासनिक सेवा के नए अधिकारियों का पद का सृजन किया जाएगा। पंचायत की योजनाओं के लिए प्रखंड में बीडीओ की जगह अब प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पीएचसी और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट द्वारा मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी अधिनियम को स्वीकृति दी गई है। अधिकतम सजा काट चुके कैदियों की रिहाई पर भी मुहर लगाई गई है। अब बात आती है सरकारी पदों पर महिलाओं को आरक्षण। लगातार चर्चा में है, महिला आरक्षण की बात लगातार हम सभी करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी पदों पर महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ? एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि पदों पर तो 35% आरक्षण का प्रावधान है। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की सीटों में 33% आरक्षण का प्रावधान लड़कियों के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा, सरकारी पदों पर महिलाओं को 35% आरक्षण और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण यहाँ पे दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे महिलाओं को आप कह सकते हो महिला सशक्तिकरण से इसको भी आप देख सकते हो। अब बात आती है संरचना से, क्योंकि दूसरा सबसे ज़्यादा बिहार का बजट का खर्च इसी पे अब की बार किया जाएगा। पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। उत्तर एवं दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक्सप्रेस वे की लंबाई है 205 किलोमीटर। याद रखिएगा, उत्तर एवं दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक्सप्रेस वे की लंबाई है 205 किलोमीटर और ये बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे होता है, ब्राउनफील्ड एक्सप्रेस वे होता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का मतलब होता है कि पूरा का पूरा 100% नया बनेगा। ब्राउनफील्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए कुछ दूरी तक पुराना बना है या पुराना बना है उसी को अपग्रेड करके नया बनाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड। तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड अंतर आपको पता होना चाहिए। तो पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ये आपका पता होना चाहिए। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है, 205 किलोमीटर लंबाई है, औरंगाबाद से पटना होते दरभंगा तक जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो औरंगाबाद को दरभंगा से जोड़ता है। बिहार के किसी भी कोने में से पटना 4 घंटे में पहुंचना इससे संभव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे औरंगाबाद को दरभंगा से जोड़ता है। कितने किलोमीटर लंबा है? 205 किलोमीटर लंबा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है जैविक कॉरिडोर की घोषणा। इसमें क्या है, बिहार के गंगा नदी के किनारों, दोनों किनारों पर जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कुल 13 जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना में किसानों को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान तथा निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बौद्ध तथा जैन सर्किट के बारे में। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की है और इनका जो परिचालन है वो पटना से राजगीर होते बोधगया तक किया जाएगा। तो याद रखना है, बौद्ध और जैन सर्किट के लिए जो परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बस चलेंगे वो पटना से बोधगया तक चलेंगी, बीच में राजगीर भी इसमें जोड़ा गया है। चलिए, अब बात आती है स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित। स्वास्थ्य से संबंधित क्या अपडेट है? ट्रिपल ड्रग थेरेपी। ये क्या है? ट्रिपल ड्रग थेरेपी
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए, याद रखिएगा, ट्रिपल ड्रग थेरेपी किसके लिए है? फाइलेरिया उन्मूलन के लिए है। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के 3 जिलों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत करने की योजना है। 3 जिले कौन कौन से हैं? औरंगाबाद, शिवहर, शेखपुरा। तो याद रखिएगा, ट्रिपल ड्रग थेरेपी किसके लिए है? फाइलेरिया उन्मूलन के लिए है, और औरंगाबाद, शिवहर और शेखपुरा इन 3 जिलों में चलाया जाएगा। ट्रिपल ड्रग थेरेपी फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 3 जिले, औरंगाबाद, शिवहर और शेखपुरा। ठीक है। अगला, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट योजना बिहार के 11 जिलों में प्रारंभ। कौन कौन से 11 जिले हैं? ये नाम दिए हुए हैं, जहां पर 2022 तक बिहार से टीबी को जड़ से समाप्त करना उद्देश्य है बिहार सरकार का, और इसके लिए टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट योजना बिहार के 11 जिलों में है। तो संख्या याद रखिएगा, 11 जिले। ठीक है। अगला है डिजिटल हेल्थ कार्ड। डिजिटल हेल्थ कार्ड क्या है? बिहार सरकार ने राज्य की 12.90 करोड़ की आबादी को डिजिटल हेल्थ कार्ड देने की योजना बनाई है। आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाला यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड है। इस कार्ड में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े हर एक रिकॉर्ड रहेंगे। डॉक्टर या अस्पताल कंप्यूटर पर एक क्लिक के जरिए इसको देख सकेंगे। डिजिटल हेल्थ कार्ड में व्यक्ति का मोबाइल एवं आधार नंबर भी रहेगा। इन दोनों नंबरों के आधार पर ही यूनिक हेल्थ कार्ड बनेगा। कार्ड मिलने के बाद मरीज अपने पुराने इलाज के लंबे चौड़े पुर्जे को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। नालंदा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का कार्य शुरू हो गया है। कहने का मतलब है, ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है, जैसे यदि आप मान लीजिए किसी, बहुत सारे लोग होते हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा जिनका होता है, स्वास्थ्य कवर जो लेते हैं, तो उनका एक कार्ड बनता है। ठीक है, उनको एक आईडी बनता है, एक यूनिक नंबर बनता है, क्योंकि जब आप कोई मेडिकल आप कह सकते हैं लाभ लेते हैं, स्वास्थ्य बीमा कराते हैं, तो आपको अपनी सारी स्वास्थ्य संबंधी डिटेल जो है वहाँ पे अंकित करानी होती है। आपका आधार भी वहाँ पे अंकित किया जाता है एड्रेस प्रूफ के तौर पर और अन्य चीज़ों के लिए। तो इसी प्रकार से बिहार राज्य सरकार की योजना है कि बिहार के प्रत्येक नागरिक का एक हेल्थ कार्ड हो, जिसमें उसके स्वास्थ्य के बारे में कभी भी उसको कोई समस्या रही हो, कोई बीमारी रही हो, तो उसमें पूरी डिटेल उसकी हो, और जब वो कहीं पे किसी इलाज के लिए जाए तो उसको डॉक्टर को परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े सरकारी अस्पतालों में कि क्या समस्या है, उसको पुराना पर्चा लेके जाने की ज़रूरत ना पड़े। एक क्लिक पर कंप्यूटर के उसकी पूरी डिटेल खुल जाए और उस आधार पर उसका इलाज संभव हो सके। और यह योजना कहाँ पे शुरू हुई है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे? नालंदा जिले में शुरू हुई है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला है स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी। ये क्या है? 10 माह का बच्चा एक बीमारी थी, आप जानते होंगे, काफ़ी हाय तौबा मचा हुआ था बिहार में, और पूरे भारत में लगभग 14 या 15 बच्चे उस समय इस बीमारी से ग्रसित थे। 10 माह का बच्चा आयांश रोहतास का है, जो कि एक गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित देश का तीसरा एवं बिहार का पहला बच्चा है। इसमें से तीसरा बताए हैं, लेकिन उस समय बताया गया था कि समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे भारत में लगभग 15 से 16 हैं, लेकिन हमें उस पर नहीं ध्यान देना है, हमें इस पर ध्यान देना जो डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है। तो 10 माह का बच्चा आयांश जो था, ये एक बीमारी थी जिसको बोलते थे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित था। यह देश का तीसरा बच्चा था और बिहार का पहला बच्चा था। अब बात आती है कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी क्या है। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। इसके इलाज के लिए इंजेक्शन का निर्माण केवल अमेरिका में किया जाता है। इसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन बनता है, क्योंकि ये रेयर बीमारी है, ठीक है, किसी किसी देश में देखने को मिलती है, 1-2, नहीं तो नहीं देखने को मिलती है। इसलिए जो मेडिकल कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं कर रही हैं, कंपटीशन इसमें कोई नहीं है, और अमेरिका कोई एकमात्र कंपनी है जो इसका टीका तैयार करती है, और वो जो टीका है वो लाखों करोड़ों में आता है। इस वजह से काफ़ी समस्या होती है आम आदमी के लिए। आप कह सकते हैं कि कोई सरकारी नौकरी पेशा भी होगा, अच्छे पद पर भी होगा, उसके लिए भी करोड़ रुपया बच्चे के इलाज के लिए खर्च कर पाना बिना किसी सहायता से संभव नहीं है। ठीक है। अब बात आती है कुछ पोर्टल की बिहार से संबंधित। पहला है ई निश्चय पोर्टल। ई निश्चय पोर्टल क्या था? ई निश्चय पोर्टल था पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित है। इसके द्वारा उपभोक्ता पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित शिकायतों का ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। मतलब ई निश्चय पोर्टल जो है, आपकी गलियों में यदि जो सड़कें हैं वो खराब हैं, नाली खराब है, उससे संबंधित शिकायत, साथ ही साथ हर घर नल के जल
योजना से संबंधित कोई शिकायत है तो इस पर आप दर्ज करा सकते हैं। अगला है चक्र ऐप। चक्र ऐप क्या था? चक्र ऐप विशेष रूप से बिहार पुलिस ने लॉन्च किया था और चक्र ऐप के माध्यम से क्या था कि अपराधियों का जो लेखा जोखा है वो रखा जाता था। इस ऐप के माध्यम से लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को सिपाही एवं रिटायर्ड अफसरों को जांच प्रभार दिया जाएगा। इसमें 10 सालों का डेटा फीड है। कहने का मतलब है कि चक्र ऐप आपसे यदि पूछ लिया जाए तो अपराधियों के बायोडेटा रखने से संबंधित है, बिहार पुलिस से संबंधित है, इतना आप जानिए। ठीक है। अगला है फेलो ऐप। फेलोशिप से संबंधित है कि शिक्षा विभाग, आप कह सकते हो कि इसमें शिक्षा विभाग से ये संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला बिहान ऐप। बिहान ऐप के बारे में अभी आपको बताया गया, तो बिहान ऐप के बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। इसके बाद बात आता है आरडीओ कुंभ ऐप का लोकार्पण। आरडीओ कुंभ ऐप क्या है? पटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने इसका लोकार्पण किया। इस ऐप के माध्यम से लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को सुन सकेंगे। तो आरडीओ कुंभ ऐप क्या है? राष्ट्रीय महत्व की जो पुस्तकें हैं उसको आरडीओ रूप में आप सुन सकेंगे। अगला है अनमोल ऐप। अनमोल ऐप क्या है? ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अनमोल ऐप। अनमोल ऐप गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है। अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस ऐप में उनके टीकाकरण से संबंधित एएनसी, पीएनसी और संस्थागत प्रसव शामिल है। ठीक है। राज्य भर में 17,000 टैब दिया जाएगा और एनएनएम को, जिसके जरिए वो आप ऑनलाइन मोड में काम करेंगे। तो याद रखना है अनमोल ऐप क्या है? विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को रखने से संबंधित है। सिर्फ इतना यदि आप याद रखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। यम पासपोर्ट ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए 1 मार्च 2021 को पूरे राज्य में एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया। एम पासपोर्ट ऐप से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के सभी जिलों के दरोगा, डीएसपी और एसएसपी को प्रशिक्षण दिया गया है। तो यह है, आपको याद रखना है एम पासपोर्ट ऐप क्या है? पासपोर्ट वेरिफिकेशन से संबंधित है। कृषि और उद्योग से संबंधित रोहतास मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था। पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल। ठीक है। बिहार में पोटास और खनन को मंजूरी, इसके बारे में भी अभी बात हो गई। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख लिया। अगला है, इसके बारे में आपको बता ही दिया कि कहाँ कहाँ पे क्रोमियम और निकेल कहाँ निकाले जाएंगे, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। तो अब है आपका अगला जो है, चलो अगला आता है मुंगेर बंदूक कारखाना। मुंगेर बंदूक कारखाना के बारे में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा मुंगेर की ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को पुनः विकसित करने की योजना की गई है। इसको मीर कासिम ने स्थापित करवाया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मुंगेर बंदूक कारखाना किसने स्थापित करवाया था, तो आपको बताना है कि मीर कासिम द्वारा मुंगेर बंदूक कारखाना स्थापित कराया गया था, जिसको पुनः अब चालू करा दिया गया है शाहनवाज हुसैन द्वारा। तो इसको आपको याद रखना है, मुंगेर बंदूक कारखाना मीर कासिम द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है देसी मरचा का चूड़ा। देसी मरचा का चूड़ा को कृषि विभाग द्वारा पश्चिमी चंपारण जिला का ब्रांड बनाने की रणनीति तैयार की गई है, जो अब दोन क्षेत्र में देसी धान बीज से तैयार की जाती है। तो याद रखिएगा, देसी मरचा का जो चूड़ा है ये किस जिले से संबंधित है? ये पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जब ये पीडीएफ मिलेगी तो एक बार चीज़ों को और अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब बिहार के 10 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि हो रही है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि कौन कौन से जिले हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है। फिर बात आती है ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार क्या है? गंभीर अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर ऑपरेशन प्रहार जो है वो बिहार राज्य सरकार में प्रारंभ किया गया है। बिहार पंचायत चुनाव आप जानते हैं उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें, इसमें सिर्फ एक चीज़ महत्वपूर्ण है बिहार पंचायत चुनाव में, उसकी मैं चर्चा यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे नालंदा जिला, नालंदा जिला के सरमेरा, याद रखिएगा, नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड की सभी पंचायतों में महिला ही मुखिया बनी हैं। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के किस जिले के एक पंचायत में
सभी महिला ही मुखिया बनी हैं, तो आपको बताना है नालंदा जिला। यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार का वह कौन सा प्रखंड है जहां की सभी पंचायतों में महिला ही मुखिया बनी है, तो आपको बताना है सरमेरा प्रखंड, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए। और बिहार के निर्वाचन आयुक्त कौन है? दीपक प्रसाद। एकल प्लास्टिक की बात हो रही है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आपको बता ही दिया गया। ठीक है, पूर्व में आपको बताया गया है, तो इसको आपको उम्मीद करता हूं कि जानकारी होगी। अब बात आती है कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे एक उम्मीद। ये उम्मीद क्या है, आइए जानते हैं। देखो, जो महत्वपूर्ण है, जहां से हमें प्रश्न बन सकता है, ठीक है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है क्योंकि वो पढ़ने का समय चला गया। उम्मीद, हाल ही में जनजातियों के विकास के लिए विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय फिल्म योजना के तहत देश में दूसरा स्थान मिला है। याद रखिएगा, हाल ही में जनजातियों के विकास के लिए विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय फिल्म योजना के तहत देश भर में दूसरा स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। पालना घर क्या है? 2021 में बिहार सरकार ने बिहार के कारागारों में कार्यरत नियोजित महिला कर्मियों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और बेहतर देखभाल करने के लिए पालना घर के निर्माण को मंजूरी दी है। तो याद रखना है, पालना घर के निर्माण को जो मंजूरी दी गई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या है इसमें, पालना घर क्या है? विशेष रूप से ऐसी महिला बंदी जिनके बच्चे भी हैं, उनकी बच्चे को आप कह सकते हो बेहतर देखभाल के लिए, गुणवत्तापूर्ण आप कह सकते हो माहौल में रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये पालना घर का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो महिला बंदियों के लिए ये है। राइस साइलो गोदाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार में 2 एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन है। पहला है पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे, दूसरा है रक्सौल से हल्दिया एक्सप्रेस वे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन की। चले, ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति ने इसमें भाग लिया था। 7 नवंबर 2021 से लेकर 9 नवंबर 2021 तक नालंदा विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय एवं इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 6वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। इसकी थीम क्या थी? कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धम्म परंपराएं। तो इसमें प्रश्न क्या बन सकता है कि 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय में। 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन नालंदा विश्वविद्यालय और किसके सहयोग से आयोजित किया गया? तो इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी वो आपने देख लिया। किसने उद्घाटन किया? उपराष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया, यह भी जानकारी जरूरी है। चले, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 3 दिवसीय बिहार यात्रा। अब 3 दिवसीय जो बिहार यात्रा है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ सिलेक्टेड स्थान पे गए होंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कोविंद बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने विधानसभा परिसर में बनाए गए शताब्दी समृद्धि स्तंभ का शिलान्यास किया। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार विधानसभा में बनाए गए शताब्दी समृद्धि स्तंभ का शिलान्यास किसने किया, तो आपको बताना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक बोधि वृक्ष का पौधा भी रोपण किया है। ठीक है, चले, वाणिज्य उत्सव का आयोजन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, परिवार नियोजन दिवस ये महत्वपूर्ण है। परिवार नियोजन दिवस ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये देखते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रति माह 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रति माह 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके माध्यम से अनचाहे गर्भ के मामले, मातृत्व मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर का प्रसव एवं संबंधी जटिलता के मामले में कमी लाई जाएगी। विशेष रूप से परिवार नियोजन दिवस में सिर्फ इतना याद रखना है, प्रत्येक माह की 21 तारीख को यह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब बात आती है एटीएम धोखाधड़ी के मामले में पटना का क्या स्थान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पटना एटीएम धोखाधड़ी के मामले में पूरे भारत में 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पे मुंबई, दूसरे स्थान पे हैदराबाद है। तो एटीएम धोखाधड़ी के मामले में पटना का जो स्थान है पूरे भारत में 3रा है। पहले स्थान पर मुंबई, दूसरे स्थान पर हैदराबाद, इसको भी याद रखना है। अब विपासना ध्यान की बात हो रही है, विशेष रूप से ये बौद्ध धर्म से जुड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि विपश्यना ध्यान के लिए 15 दिन की सरकारी छुट्टी देने की घोषणा की है। ठीक है, क्या बोला है कि 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपश्यना ध्यान के लिए 15 दिनों की सरकारी छुट्टी देने की घोषणा की है। विपश्यना ध्यान जो है ये सबसे प्राचीन तकनीकों में से एक है। इसका अर्थ है चीज़ों को वैसे ही देखना है जैसे वास्तव में है, और विशेष रूप से यदि ये जुड़ता है तो भगवान बुद्ध से, जैसे मैंने बोला, जुड़ता है। और यदि हम बात करें तो ये बहुत टिपिकल है, आम आदमी के बस की बात होती नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कह लीजिए 9 दिन या शायद 15 दिन, ऐसे कुछ है, मुझे कंफर्म नहीं है। और इसमें क्या होता है कि आपको ध्यान लगाना होता है। रेगुलर आप स्टार्टिंग में बैठोगे 7-8 दिन, पूरे दिन भर आपको ध्यान लगाना होता है, बीच बीच में घंटे आधे घंटे का गैप मिलता है, और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। जब सांस आप लेते हो, जब आप सांस छोड़ते हो, उसी पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। और जब आप 5-6 दिन कर लेते हो ना, तब जाकर चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो बहुत ही टिपिकल है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसीलिए हर कोई नहीं कर पाता है। और यदि कोई कर लेता है तो उसमें आप कह सकते हो कि उससे उसका आत्मनियंत्रण, क्रोध समाप्त हो जाता है, आत्मनियंत्रण उसका बेहतर हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन बेहतर हो जाता है, और बहुत सारे फायदे इसके हैं। यदि संभव हो सके तो नज़दीकी सेंटर पर आप जाएं, कोई शुल्क नहीं लगता है, निःशुल्क होता है। कृषि यंत्र बैंक, इसके बारे में ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। देश का पहले कमांडो दस्ता। अब बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया गया है। इनकी मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अलावा एटीएस व एसटीएफ में तैनाती होगी। इसमें 92 महिला सिपाहियों को रखा गया है। तो देश का पहला महिला कमांडो दस्ता किसने तैयार किया है? बिहार ने किया है। टोटल 92 महिला सिपाहियों को इसमें तैयार किया गया है। जर्दालू आम के बारे में कई बार मैंने आपको बताया कि ये भागलपुर से संबंधित है, और जर्दालू आम जो है इसने कहाँ पे निर्यात इसको किया जा रहा है? लंदन को इसको निर्यात किया जा रहा है। शाही लीची के बारे में अक्सर बात होती है कि शाही लीची को ब्रिटेन निर्यात किया गया है। ठीक है, तो बिहार के जीआई टैग कौन कौन से? कई बार करंट अफेयर्स में मैंने बताया, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, एप्लिक कटवा पैच, सुजनी इब्राइडी और सिक्की कला। ठीक है, इसके साथ साथ भागलपुर का सिल्क भी आपको याद रखना है। बिहार के 6 जिले हुए नक्सल मुक्त कौन कौन से? बिहार के नक्सल मुक्त जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखना है, इनमें बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण, ये आपके 6 जिले हैं जिनको नक्सल मुक्त कर दिया गया है। शेष नक्सल प्रभावित जो जिले हैं आज के डेट में बिहार में 10 जिले हैं, वो भी आपको याद रखना है। बिहार में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित यदि कोई जिला है तो वो है गया, जमुई और लखीसराय। ये 3 जिले हैं जो सर्वाधिक नक्सल प्रभावित हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिहार में तैरता बिजली घर, इसको देखिएगा, ये क्या है? बिहार में तैरता बिजली घर, जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत तैरता बिजली घर का निर्माण सुपौल और दरभंगा में किया जा रहा है। फ्लोटिंग सोलर फॉर प्लांट भूमि आधारित सौर संयंत्रों के लिए एक ऐसा विकल्प है जिसमें जल निकायों की सतह पर फोटोवोल्टिक पैनलों की तैनाती की जाती है। इससे पहले मध्य प्रदेश में इस तरह का एक डैम में बनाया गया था, वह भी आपको पता होना चाहिए। तो सुपौल और दरभंगा में तैरता बिजली घर बिहार में बनाया गया है। ठीक है, देश का पहला पाथवे, इसके बारे में देख लेते हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु बिहार देश का पहला पाथवे वाला राज्य बन जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ उसके अवशोषण के उपाय किए जाएंगे। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसे 2040 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सूचकांक के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब इसमें कई सारे सूचकांक यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, जैसे सुशासन सूचकांक। सुशासन सूचकांक में यदि हम देखें, आपको बता दिया है, कई बार मैंने बताया सुशासन सूचकांक के बारे में कि कितने कैटेगरी के बारे में करंट अफेयर्स में बताया गया है। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि सुशासन सूचकांक में बिहार का क्या स्थान है, पीडीएफ मिल जाएगी। स्वास्थ्य सूचकांक भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक में केरल पहले स्थान पे है। तो जो सूचकांक इसमें दिए, जैसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक,
इसके बारे में भी आपसे चर्चा हुई है करंट अफेयर्स में, तो ये PDF आपको मिल जाएगी। असर रिपोर्ट हो गई, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। कुछ सूचकांक के बारे में है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जुड़कर आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अभी बिहार से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स हैं उनकी जो सीरीज आने वाली है पार्ट 2 के अंतर्गत आएगी, और पार्ट 2 के अंतर्गत बिहार के समस्त करंट अफेयर्स को हम समाप्त कर लेंगे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें बिहार के संदर्भ में करंट अफेयर्स का सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। बाकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को हम लगातार जैसे लेकर चल रहे हैं रात्रि 11 बजे, उसी प्रकार से लेकर चलते रहेंगे। तो आज की इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, जिससे भाग 2 अच्छे से लाया जा सके। धन्यवाद।